नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। यूपी में बंग भंग मतलब क्या? उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में बंगाल की ही तरह क्षेत्रीय दलों का सफाया हो जाएगा। और क्या अब 2027 में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी असम और पश्चिम बंगाल की रणनीति को विजय की रेडी टेम्पलेट की तरह से इस्तेमाल करेगी? सवाल यह उठता है कि असम और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन टेम्पलेट है क्या? उसमें ऐसा क्या है जो वहां भी चल गया और वो यूपी में भी सक्सेसफुल रहेगा? फरवरी मार्च 2027 से नवंबर दिसंबर 2027 के बीच में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने। इनमें पंजाब और यूपी के अलावा 5 राज्यों में बीजेपी की ही सरकारें हैं। तो क्या है देश में चुनावी राजनीति का भविष्य? देखिए हमारे साथ। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। हिंदू मुस्लिम तो होना ही चाहिए देश में। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। जो लोग काबा मदीना का बात करते हैं ना, ये लोगों को परमानेंटली काबा और मदीना चला जाना चाहिए। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बटने देंगे। बोलबो जो हमारे साथ, हम उनका साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। आज आप देखिए, कहीं से आ गया कोई हुमायूं कबीर, बोले हम यहाँ एक बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। तुम्हारे बाप का जगह है क्या? चुनाव की राजनीति हिंदू और मुसलमान के हाईवे पर आ गई है, जिसे 2027 में उत्तर प्रदेश से गुजरना है। लेकिन इसमें एक सवारी पहले से सवार है, वो है महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी की हार। इसका कॉकटेल ही असम और पश्चिम बंगाल की टेम्पलेट कहा जा रहा है, जिसे पूरे देश के चुनावों पर लागू किया जाएगा, ऐसा जानकारों का दावा है। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममताज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। इन महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा।
आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। तो हिंदू, जैन, শিখ, বুদ্ধিস্ট যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে প্রণাম জানাই। আমাকে ভবানীপুরের মুসলমানরা ভোট দেয়নি, আমাকে জিতিয়েছে হিন্দুরা, জৈন, শিখ समाज। जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है। मुसलमान वोट देयনি, मुसलमान वोट देयনি, मुसलमान तार असल लोग के हिजाब परा ममता के वोट। हिंदुओं में परिवर्तन क्यों हो रहा है? ममता दीदी का भाषण सुनिएगा, ऐसे माइक लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे जाते हैं, है ना? जाते हैं ना? फिर माइक लेके ऐसे 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 जाते हैं ना? जब दाहिना तरफ जाते हैं तब बोलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और जब बाएं तरफ जाते हैं तब बोलते हैं खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। अरे दीदी, इंशाल्लाह भी हो गया, खुदा हाफिज भी हो गया, प्रभु श्री राम कहाँ गया? प्रभु श्री राम कहाँ गया? प्रभु श्री राम भी बोलना सही है कि नहीं सही है? भारत में, पश्चिम बंगाल में प्रभु श्री राम का जय जयकार होना सही है कि नहीं सही है? आप लोग बताओ, सही है कि नहीं सही है? लेकिन दीदी प्रभु श्री राम को भूल गया, तो इसीलिए इस बार प्रभु श्री राम भी दीदी को भूल जाएगा, प्रभु श्री राम भी दीदी को भूल जाएगा। दीदी घर में बैठेगा, आराम करेगा। बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव ने एक पुराने नारे को सच साबित कर दिया है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। सोनार बांग्ला, वंदे वंदे। खुलेआम डंके की चोट पर हिंदू और मुसलमान की कम्युनल पॉलिटिकल लाइन को रेखांकित करने वाले तीन चेहरे देश के हर चुनाव की स्थायी पहचान होते जा रहे हैं। ये जो कहते हैं वो कर देते हैं। इनके दावों में शब्द बेपर्दा होते हैं, शैली बहुत देसी, लहजा बहुत क्रूर। प्रचार जब विकास के दावों के बाहर झांकता है तो उसके दो लेंस हिंदू और मुसलमान होते हैं। मकसद एक ही है कि हिंदू वोटों का इतना ध्रुवीकरण कर दिया जाए कि मुस्लिम वोटों की विक्ट्री वैल्यू का रंग फीका पड़ जाए, यानी मुस्लिम वोट के दम पर कोई भी पार्टी सत्ता तक न पहुंच पाए। प्रचंड हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स भारत के चुनाव में नहीं है, मजबूरी है और बीजेपी का बड़ा राजनीतिक प्रयोग है, जिसके टूल हर राज्य में अलग अलग होते हैं। क्योंकि बीजेपी के विरोधी राजनीतिक दल मुस्लिम वोट का इस्तेमाल विक्ट्री वोट की तरह करते आए हैं। विक्ट्री वोट का मतलब है ऐसा वोट जिसकी वजह से
हार जीत का फैसला होता है। सत्ता मिलती है या छूट जाती है। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। उनका तो माइंडसेट दूसरा है ना, जामात स्टाइल है और मेरा स्टाइल भारतीय स्टाइल है। मैं सीधा बोलता हूँ, बांग्लादेशी मुसलमान का मुझे एक वोट की भी जरूरत नहीं है, मुझे एक वोट भी जरूरत नहीं है। अगर बांग्लादेशी मियाँ का वोट लेके मैं मुख्यमंत्री बना, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे बांग्लादेशी मियाँ का वोट नहीं चाहिए, मुझे भारत का नागरिक का वोट चाहिए, सनातनी हिंदू का वोट चाहिए। भारत की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बायकॉट की घोषणा पहले सीमित थी। छोटे नेता और फ्रिंज दल चुनाव के दौरान अपने मंच से नारा लगाते थे, जबकि बड़े नेता और केंद्रीय पार्टी आधिकारिक रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का दावा करती थी। लेकिन अब क्लियर और लाउड तरीके से नेता दावा करते हैं कि जो हमारे साथ, हम उसके साथ। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चुनाव के समय नेताओं के बहुत क्लियर और स्ट्रेट हो जाने का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके रिजल्ट भी बहुत साफ सामने आ रहे हैं। बंगाल और असम में अगर हम विधानसभाओं को देखें तो पाते हैं कि असम विधानसभा में 126 विधायक हैं, मैजिक नंबर 64। बीजेपी प्लस को 102 सीट और 50% वोट मिला। कांग्रेस और अन्य गैर एनडीए दलों को 24 विधायक और करीब 44% वोट मिला। विरोधी खेमे में कुल 24 विधायक हैं, जिसमें से 22 मुस्लिम हैं, मतलब 92% विपक्ष मुस्लिम है। केवल कांग्रेस को देखें और असम में टीएमसी के 100% विधायक मुस्लिम हैं। वेस्ट बंगाल में 100% कांग्रेसी विधायक मुस्लिम हैं। केरला में 13% विधायक मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के करीब 40% विधायक मुस्लिम हैं। अब अगर इन आंकड़ों को ध्यान में रख के आप विधानसभा की तस्वीर को देखें तो विपक्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिमों का नजर आएगा। असम में तो विपक्ष का मतलब ही मुस्लिम हो गया है। ऐसे में जैसे ही सरकार की किसी नीति या निर्णय का विरोध होगा, वैसे ही हर बात में हिंदू मुस्लिम खोजने वाले राजनीतिक दलों के लिए नैरेटिव सेट करने वाले फौरन ही विपक्ष को एंटी हिंदू और एंटी गवर्नमेंट घोषित कर देंगे। ऐसे में राजनीति का चेहरा काफी बदल सकता है। कांग्रेस के प्लानिंग की गलती की वजह से ऑपोजिशन मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग हो गया। इस मुस्लिम लीग को लेके उनको पूरी दुनिया में अपना चेहरा दिखाने से पहले डूब के मरना चाहिए। जो 10 साल में और खास करके लास्ट 5 ईयर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने जो जुल्म किया और जो अत्याचार किया, मियाँ जी के नाम से जो लांछना वंचना किया, फिर इलेक्शन से पहले उसने बोलते शुरू किया मैंने मुस्लिम्स का कमर तोड़ दिया और आपके जीत के आऊँगा तो और जो कुछ भी बाकी वो भी डीवी भी तोड़ दूंगा। इससे लोग डर गए। इस डर को कांग्रेस को दूर करना चाहिए था। कांग्रेस घर घर में जाके हमारे मुसलमानों को डर दिखाया, ओ शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। क्या होगा? खा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी का काम ये नहीं है खा जाएगा, लड़ना है, मुकाबला करना है, ये पॉलिटिकल काम है।
मुसलमानों को घर घर जाके डराए। देखो अगर हेमंत आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। हम भी जानते हैं हेमंत आएगा तो बुरा होगा, लेकिन वो डराने की चीज नहीं थी, मुकाबला करने की। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है। योगी साहब राम राम, मैंने देखा तो वो एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। भविष्य की इस राजनीति का अंदाजा हर उस राजनीतिक किरदार को है जो इसका सामना करने वाला है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इस दुधारी चुनावी रणनीति के लिए तैयार है। बंगाल की जो लर्निंग होगी, बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं, वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की, क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गया। जो आपने किया बंगाल में तो एक्सपोज हो गया कि आपने किस तरीके से किया चुनाव को प्रभावित, और चुनाव ही बदल दिया आपने। असम और वेस्ट बंगाल इलेक्शन की समीक्षा हुई तो मेजॉरिटी पोलराइजेशन सबसे ताकतवर मुद्दा बनकर उठा। इसके लिए भय से मुक्ति, गुंडा राज से मुक्ति, घुसपैठ से मुक्ति को मुद्दा बनाया गया। इसके अलावा एसआईआर की भी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके दम पर ममता बनर्जी की फ्री बीज योजनाओं, महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली योजनाओं को ठंडा कर दिया गया। कहने को यह भी कहा गया कि पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार से नाराजगी का इस्तेमाल लोगों को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने के लिए किया गया। लेकिन असम में तो बीजेपी पलट कर आ गई, वहां हर एंटी फैक्टर बेकार साबित हुआ। ऐसी स्थिति में असम और पश्चिम बंगाल का मॉडल यूपी में कैसे लागू होगा, जहां धर्म के खिलाफ जाति बड़ी निर्णायक भूमिका निभाती आई है। उत्तर प्रदेश में योगी राज है, इसे पूरे देश में बुलडोजर और हाफ एनकाउंटर की विशिष्ट पहचान मिली है। दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। बीजेपी शासित राज्यों में इस मॉडल की नकल की गई है।
टारगेट सबका एक है, भय से मुक्ति। भय के चेहरे राज्यों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन उनमें एक चेहरा हमेशा कॉमन होता है। इस चेहरे के दम पर ही हिंदू वोटों का पोलराइजेशन किया जाता है। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। मौलाना, मदरसा, मस्जिद, मांस की दुकान, खुले में नमाज, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तुष्टीकरण ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से बहुसंख्यक वोटों का पोलराइजेशन किया जाता है। यूपी में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और मथुरा के कृष्ण मंदिर के प्रति भी बहुसंख्यक वोटरों में भावनात्मक अपील का असर होता है। इसलिए यूपी में अब तक मस्जिद के लिए कटघरे में खड़े होने वाले राजनीतिक दलों ने चुनावी वैतरणी में मंदिर की पूंछ पकड़ ली। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इटावा में केदारनाथ मंदिर का हमशक्ल तैयार कर रहे हैं। इसे वो उस शिव शक्ति रेखा पर स्थापित बताते हैं जिस पर देश के प्रमुख शिव मंदिर होने का दावा किया जाता है। नेताजी जाने कब से पूजा करते रहे हनुमान जी की। अच्छा, मूर्ति बनी मंदिर है, वहां पूजा होती रही। अच्छा, केदारेश्वर बना रहे हैं, शिव शक्ति रेखा पे आ रहा है वो। अब वो उनसे पूछे शिव शक्ति रेखा क्या होती है, वो खुद ही नहीं जानते वाजपेयी। तो हमने उनसे कहा कि ऐसा है, जो हमारा वो है क्या कहते हैं, जो लिस्ट बन रही है गेस्ट लिस्ट, जितने भाजपाई हमसे सनातनी पे सवाल उठेंगे और पार्टी के लोगों से कहूंगा मैं सनातन वाली लिस्ट में डाल दो और उनसे चंदा भी मांगिए, जिस तरह इन्होंने चंदा मांगा था हम लोगों से, तो दक्षिणा दें वो मंदिर बनाने के लिए, प्रभु के लिए। हम लोग भी पत्र लिखेंगे सबको, जैसे इन्होंने पत्र लिखा था बड़े बड़े सेठ लोगों को। नहीं, पैसा तो मिल ले पहले भाई। सब भगवान सबके हैं, अकेले उनके थोड़ी हैं, हमारे भी अकेले हमारे थोड़ी हैं। वो तो भगवान की इच्छा हुई तो वो उनके मंदिर, नहीं इच्छा होती नहीं बनता कभी मंदिर। এই মন্দির হাজার হাজার বছর ধরে উৎসব শুধু নয়, এক তীর্থস্থান হিসেবে সমুদ্র তটিনীতে এক ধর্মীয় তরঙ্গের উন্মাদনার প্লাবন তৈরি করবেন। वैसे मंदिर निर्माण का प्रयास तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी किया था। उन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का हमशक्ल दीघा में तैयार करवाया था, लेकिन उससे उन्हें खास सफलता नहीं मिली। हालांकि बाबरी मस्जिद की वजह से पोलराइजेशन अच्छा हुआ। ममता मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू उपेक्षा के चुनावी चक्रव्यूह में फंस गए। शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम दावा किया कि हिंदुओं के वोट ने उन्हें जिता दिया। हालांकि अमित शाह हिंदू ध्रुवीकरण के दावे को नजरों का दोष मानते हैं। हिंदू समाज बंगाली हिंदू हो सकता है, जैन समाज हो सकता है, गुजराती हो सकता है, सिख समाज हो सकता है, मारवाड़ी हो सकता है, पूर्वांचली हो सकता है, सब मिल के एक साथ वोटिंग किया। इसलिए ममता बनर्जी वो खिदीरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड हुआ। तो मैं पहले से आपको बता रहा था ये 7 चरण तक मुरा पीछे रहना पड़ेगा। 8-9 से मैं मेकअप करूंगा, 14-15 से मैं आगे जाऊंगा, 20 तक मैं जीत जाऊंगा। तो मैं बताया था आपको पहले। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया। तो मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, ना जी,
ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये जीत ध्रुवीकरण का नतीजा है, विकास की भूख है, डबल इंजन सरकार के प्रति बढ़ता भरोसा है, बीजेपी के खिलाफ किसी अल्टरनेटिव के ना होने का परिणाम है, मुस्लिम आक्रामकता के प्रति भय से रक्षा की गारंटी है, डेमोग्राफिक असंतुलन से रक्षा कवच है, या फिर विपक्ष का आरोप सही है, बीजेपी चुनावी जीत के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है। अखिलेश ने अपने ताजा हमले में मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया उर्फ 10 नंबरी का जिक्र करना शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मैनेज करती है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है? जो आदरणीय दीदी ने फेस किया है, जो बंगाल की जनता ने फेस किया या देखा है, ये हम 2022 में देख चुके हैं। 2022 में बहुत सारी विधानसभाओं में सेंट्रल फोर्स लगा करके इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन, काउंटिंग स्टेशन से निकाल करके रिजल्ट बदला था। सुना है बहुत सारे अधिकारी ट्रेन होकर के यूपी से गए थे और बड़ी संख्या में जो अधिकारी थे वहां पोस्ट किए गए थे, जिनका बहुत गहरा संबंध यूपी से रहा। कुछ लोगों को पोस्टिंग में हमने भी ऑबलाइज किया अपनी समाजवादी सरकार में। वो बंगाल में जाकर के लोकतंत्र को डैमेज कर रहे थे, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए लगे हुए थे। मतगणना नहीं होती है, मनगणना होती है और उसके लिए बिल्कुल तैयारी रहती है स्ट्रेटेजी के साथ। जब काउंटिंग की प्रोसीडिंग का जब काउंटिंग होती तो पहले से ही वो मन मनवा देते, उनका परसेप्शन क्रिएट कर देते, नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। ये कई बार हम लोगों ने देखा भी है कि शुरू में ही जिसे जिताना है उसको जिताते रहते हैं। सच्चाई में काउंटिंग कुछ भी हो, लेकिन लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए मतगणना नहीं कराते हैं, लोग मनगणना कराते हैं अपने हिसाब से। और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है लाइव, तो काउंटिंग की क्यों नहीं? और मुझे वो भी दिन याद है जब कन्नौज का इलेक्शन हराया गया था, एक जाति के आधार पर सब पोस्टिंग हुई थी। एसएसपी कौन थे? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। कानपुर से मॉनिटर कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। डीजीपी कौन था? मुख्यमंत्री जी के स्वजाति थे। जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा था, और ये रिकॉर्ड पे वह बात बोल रहा हूं मैं। अखिलेश यादव इलेक्शन मैनिपुलेशन के लिए जिस 10 नंबरी मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की बात कर रहे हैं, उसमें वो इलेक्शन कमीशन, सरकारी कर्मचारी, मीडिया, ईवीएम सहित हर उस चीज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हालांकि बीजेपी इसका विरोध करती है। उसका दावा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ऊर्जा, दोनों के नेतृत्व में देश का विश्वास, बीजेपी वर्कर की मेहनत का नतीजा है चुनाव में हो रही लगातार एनडीए या बीजेपी की जीत। जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक बीजेपी या एनडीए की सरकारों का विस्तार हो रहा है। खास बात यह है कि इस प्रयास में क्षेत्रीय या तो बीजेपी के साथ हैं या फिर वो सत्ता के मानचित्र से गायब है। ये यूपी के लिए चिंता की बात है। बीजेपी के बाद देश के सबसे बड़े केंद्रीय दल कांग्रेस सरकार हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरला के अलावा अब और कहीं नहीं है। ऐसे में ये नक्शा यूपी आने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एनडीए की ताकत भी है और चुनौती भी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। गंगा जी
बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। विपक्ष का दावा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की वजह से बिहार और पश्चिम बंगाल में नतीजे एनडीए के मुताबिक रहे। वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि जब एसआईआर का एस नहीं था तब साल 2024 में लोकसभा चुनाव और उसके बाद सिक्किम से लेकर अरुणाचल, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक बीजेपी को आखिर जीत कैसे मिली। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर उसे दिल्ली में जीत कैसे मिल गई। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कई बड़े खुलासों के आधार पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर आरोप लगाया। वोटिंग के बावजूद ईवीएम की बैटरी के कम न होने का दावा किया, मशीन के नंबर बदलने का दावा किया, सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करने की मांग की। अखिलेश यादव भी लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर इलेक्शन रिगिंग का आरोप लगाते हैं, जबकि चुनाव आयोग का दावा है कि हर चरण पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं, इसलिए गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। आदरणीय दीदी और बंगाल के लोग तो यही समझते हैं कि केवल इलेक्शन कमिश्नर, पर लेकिन इलेक्शन कमिश्नर सब रिश्तेदार तो यहाँ हैं, उन्हें तो एक से लड़ना था, हम लोगों को कितनों से लड़ना होगा। मैं दावा कर रहा हूँ आपको, मैं आज आपको दावा कर रहा हूँ उनका पूरा रोड मैप तैयार होगा कि आपने ना 19 में ट्रांसफर किए यूपी में इतने, ना 22 में किए आपने ट्रांसफर, ना 24 में किए आपने। कम से कम ईमानदारी दिखाना, 27 में तो हटा देना विपक्ष की। समाजवादी पार्टी के खासकर मुस्लिम और यादव वोट को और उनके बूथों को चिन्हित कर करके इन्होंने वोट डिलीट कराए या वोटों को शिफ्ट कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा वोटर जब गया तो उसका वोट नहीं था या उसका डिलीटेड में शामिल था। तो मैंने आरोप ये लगाया था कि यादव और मुस्लिम के वोट इन्होंने काटे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था, और जब नोटिस उन्होंने दिया तो हमने एफिडेविट कई हजार के लगा करके इलेक्शन कमीशन को दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। और जो लोग वोट की लूट कर सकते हैं वो आरक्षण की भी लूट करेंगे। जो वोट लूट रहे हैं वो इसलिए लूटेंगे, आरक्षण लूटना है उन्हें। वोट क्यों लूटना है, सरकार क्यों बनाना चाहते हैं, उन्हें आरक्षण लूटना है। मशीन में कमीशनिंग होती है, उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे, कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं। ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है। ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे। इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, उसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 ठीक है कि नहीं है। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17 सी दिया। उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए। कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो। ऐसा नहीं कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे,
तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। मानिए मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। चुनावी हार जीत की लड़ाई में वोटिंग मशीन, वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग खलनायक बनाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी अपनी जीत के लिए वक्त के मुताबिक स्मार्ट राजनीति को जिम्मेदार मानती है। बीजेपी का दावा है कि देश की जनता को उसके नेताओं पर भरोसा है। सोशल मीडिया के जंगल में जनप्रसिद्धि का ये मंगल बहुत जोरों पर चलता है। इसमें नेताओं के प्रति वोटर्स की दीवानगी ठीक वैसी ही दिखती है जैसे किसी फिल्म स्टार के लिए होती है। ऐसे वीडियो की भरमार है जिसमें नेता अपने सपोर्टर की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी की तरह दर्शन देते हुए दिखते हैं। सोशल मीडिया की फीड में रील और शॉर्ट्स के मैदान में हर दल की साइबर सेनाएं जोर शोर से लगी रहती हैं। अब चुनाव में स्मार्टफोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेताओं की छवि बनाने और बिगाड़ने में रील योद्धा बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। वोटर का मन बनाने और बिगाड़ने, नैरेटिव को घर घर पहुंचाने में भी स्मार्टफोन और डिजिटल कंटेंट दिन पर दिन निर्णायक होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नई पीढ़ी के वोटर और स्मार्टफोन यूजर्स आने वाले चुनावों के राजनीतिक दलों की बड़ी सुविधा और चुनौती दोनों हैं। यूपी में चुनाव जीतने के लिए जरूरी समीकरण पूरे देश से अलग है। यहाँ पर जाति और धर्म के बीच हमेशा कांटे की टक्कर रहती है। यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति को जाति से लड़ना पड़ता है। वक्त के साथ बीजेपी ने इस जाति को तोड़ने और समाज को जोड़ने के कई प्रमुख दांव आजमाए हैं। इसमें बड़ी जातियों के खिलाफ उनकी उपजातियों के वोट बैंक, महिला वोट बैंक, सवर्णों में गरीबों के वोट बैंक को खड़ा करने के प्रयास हुए। वो कभी सफल होते हैं, कभी असफल। पश्चिम बंगाल में 90 लाख वोट कटे, मतलब कुल वोट का 12%, तो 80 से 150 सीट पर असर का दावा किया जा रहा है। एसआईआर ने यूपी में देश के सबसे ज्यादा वोटर काटे हैं, जो 2,89,00,000 है। 403 सीट पर अगर पश्चिम बंगाल के असर को दोहरा दें तो यूपी में 2027 की तस्वीर क्या होगी? देश और राजनीतिक दलों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है।